नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम लेके आए हैं भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों, इससे पहले मैं भारतीय इतिहास और इसमें विश्व का इतिहास उससे संबंधित भी प्रश्न जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो छोड़ चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस पर यूट्यूब पर। तो यदि आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को यानी टीचिंग पॉइंट जीके को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो हम शुरू करते हैं ये प्रश्न भूगोल के। तो ये लगभग 123 क्वेश्चन है, लेकिन इन 123 क्वेश्चन के हम इसके 4 गुना बना देंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में जो प्रश्न निकलेगा पूरक प्रश्न उसको भी हम करने वाले हैं। तो इस तरह से याद रखिए, व्याख्या सहित इन क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को प्लीज़ आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, इसमें कोताही नहीं बरतें। निश्चित रूप से मेरा दावा है यदि आप पूरे वीडियो को देखेंगे बड़ा आनंद आएगा आपको और प्रश्न सारे के सारे याद भी होंगे। लेकिन इसमें ये गलती मत कर देना आप कि पूरा नहीं देखना। तो देखना, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो सौरमंडल से संबंधित है। हमारी गैलेक्सी की आकृति क्या है? गैलेक्सी क्या है? मंदाकिनी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मंदाकिनी। देखिए, आपको देखा होगा तारों का निर्माण का जो प्रारंभिक जो समूह है वो है ये मंदाकिनी जो है। ये आप देखना उत्तर से दक्षिण एक पूरी एक पट्टिका सी है तारों की, जिसमें धीमे धीमे प्रकाश में चमकते रहते हैं। तो वो तारों का जो निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया है उसको कहते हैं गैलेक्सी। तो ये किस तरह की आकृति है? तो ये आपको याद रखना है, इसकी आकृति है सर्पिलाकार, यानी इस तरह की आकृति है, सर्प जैसी। तो सर्पिल आकार की है ये गैलेक्सी। दूसरा है पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? जो पृथ्वी है वो याद रखें मिल्की वे। इस मिल्की वे को आपको उत्तर में ये मंदाकिनी भी कहा जाता है। आकाश गंगा हमारी जो है क्या है वो आकाश गंगा। तो ये याद रखिए, आकाश गंगा जो है मिल्की वे। तो कौन सी गैलेक्सी का भाग है? आकाश गंगा या मिल्की वे, ये याद रखना है। अगला है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्वेश्चन है ये। सौर मंडल में देखिए, सौर मंडल में पहले 9 ग्रह थे। कितने थे ग्रह? 9 थे। लेकिन जैसे यम जो है, यम को कहते हैं प्लूटो, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लूटो। तो प्लूटो को जैसे ही बाहर किया तो एक जैसे कम हुआ, तो अब संख्या वर्तमान में कितनी बच गई? 8 संख्या बच गई, 8। तो ये आपको याद रखना है। अब यम को बाहर क्यों किया ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। पहला जो कारण था यम को बाहर करने का वो था कि आकार में चंद्रमा से छोटा होना, एक तो ये कारण था। दूसरा इसका कारण था वरुण जो है उसकी कक्षा को ये काटता था, वरुण यानी नेपच्यून। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कोई भी जो ग्रह हैं उनके इंग्लिश वर्जन आपको जरूर याद होना चाहिए। तो नेपच्यून यानी वरुण, वरुण की कक्षा को ये काटता था, ये आपको याद रखना है। एक इसका जो कक्ष है यानी इसकी कक्षा परिपथ है वो गोलाकार नहीं था, यानी वरुण की कक्षा काटता था इसलिए गोलाकार तो नहीं था। इस कारण से वैज्ञानिकों ने इसको ये बाहर कर दिया। तो इस तरह से अब संख्या 9 नहीं होकर कितनी होगी? 8 होगी। तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होगी? 8। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? तो सबसे चमकीला याद रखना शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है। एक बात मैं और बता रहा हूँ कि जो भी चमक है, चमक का मतलब उसके प्रकाश को इंगित करती है। तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो क्या है? शुक्र है, सबसे चमकीला है। और चमकीला दिखाई देगा तो इसका मतलब सबसे सुंदर भी यही है, ये याद रखना। इसको सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। और ये जो शुक्र है पृथ्वी की इसको बहन भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए, सब पृथ्वी की बहन। एक इसके अलावा आपको याद रखना क्या? इसको सांझ का तारा, ये याद रखिए आप, सांझ का तारा यानी सांझ जैसे ही होती है, सायंकाल होता है तो ये दिखाई देता है। तो सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार। और इसी तरह इसको बोर का मतलब सुबह, बोर का तारा भी कहा जाता है। बोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार। तो सांझ का तारा इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे नज़दीक है। और शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। कारण है कि आकार और घनत्व में लगभग ये समान है, इस कारण से इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसके आगे देखिए, तो सौरमंडल का ये हमने देख लिया कि चमकीला ग्रह देख लिया। अब देखिए इसमें सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको याद रखना बृहस्पति सबसे बड़ा है। और बृहस्पति को क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। तो आपको याद रखना गुरु सबसे बड़ा होता है। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा है। अगर छोटे की बात करें हम तो सबसे छोटा है बुध। तो बुध सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या है? ये बृहस्पति। ये आपको याद रखना है। अब इसका इंग्लिश वर्जन भी याद रखना। बृहस्पति को कहते हैं जुपिटर, ये याद रखिए, जुपिटर कहते हैं इसको।
तो ये आपको याद होना चाहिए। जुपिटर और बुध को कहते हैं मार्स, MARS, मार्स। तो ये आपको याद रखना। तो ये इसको कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, इसको कहा जाता है मरकरी, मरकरी MERCURY, मरकरी कहा जाता है, ये याद रखिए। मार्स तो इसको कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, ये अच्छे से याद रखना आप। तो मरकरी कहा जाता है, बुध को क्या कहा जाता है, मरकरी, ठीक है। ये त्रुटियां हो जाती है कई बार। अब इसके बाद देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, अपना बृहस्पति हो गया। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, ये याद रखिए, लाल ग्रह। तो इसमें लाल ग्रह देखो, लाल जो ग्रह है वो है मंगल यानी मार्स, मंगल को क्या कहा जाता है, मार्स। तो मार्स जो है ये लाल रंग का ग्रह है। और इसमें प्रश्न पूछा गया था कि मंगल का लाल रंग क्यों है, तो वो आपको याद रखना आयरन ऑक्साइड के कारण। किसी कारण, आयरन ऑक्साइड के जो कारण है इसका रंग जो है कैसा होता है, लाल। तो लाल रंग का इसी कारण से होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल रंग का होता है मंगल ग्रह, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, ये देखिए पृथ्वी के सबसे निकट आ भी गए अपने कि पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है, इससे पहले भी तो आ चुका है, यही सुना है। तो सबसे निकट है शुक्र। तो पृथ्वी के सबसे निकट क्या हो गया, शुक्र ग्रह जो सबसे निकट है। और इसी को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है विनस, ये भी याद रखिए, VENUS, विनस। तो ये भी आप इंग्लिश वर्जन जरूर याद करिए। तो विनस कहा जाता है शुक्र को, और ये सबसे निकट है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, देखिए ये बहुत अच्छी बात है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, ये आपको याद रखना है कि सबसे निकटतम। देखो इसमें दे रखा प्रोक्सिमा सेंचुरी, सीरियस, साइरस, वोल्फ और लेलैंड। अगर इसमें एक बात और ध्यान में रखिए, अगर इसी ऑप्शन में आगे ये होता सूर्य, कहीं भी कोई भी ऑप्शन में ये होता सूर्य, तो आपका उत्तर होता सूर्य, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। लेकिन चूंकि इस प्रश्न में एक तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, तो आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। या फिर जो मौजूदा ऑप्शन है, ऑप्शन में सूर्य दे ही नहीं रखा है, तो फिर भी हमें क्या करना है, प्रोक्सिमा सेंचुरी करना है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर इसमें सूर्य हो तो आपको अच्छे से याद रखना है कि सबसे निकट जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट क्या है, सूर्य। और सूर्य एक तारा है, याद रखना, सूर्य तारा है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, देखो अगला क्वेश्चन है सूर्य के सबसे दूर। तो इसमें आपको याद रखना है कि सबसे जो दूर है वो कौन सा है। देखो पहले तो यम था या प्लूटो, लेकिन अब वरुण है, अरुण और वरुण। तो वरुण को क्या कहते हैं, नेपच्यून कहते हैं। ये इंग्लिश वर्जन जरूर याद रखिए आप। तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी नेपच्यून जो है, यूरेनस किसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी अरुण को यूरेनस। तो इस तरह से जुपिटर क्या है, बृहस्पति, प्लूटो क्या है, यम। तो इसमें उत्तर क्या आएगा, नेपच्यून उत्तर आएगा। क्या उत्तर आएगा, नेपच्यून। ये आपको अच्छे से याद रखना, नेपच्यून इसका उत्तर हो जाएगा। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वो नेपच्यून है। एक बात और भी याद रखिए आप, अगर आपको ये पूछा जाए पृथ्वी के सबसे दूर कौन सा है, तो पृथ्वी के नज़दीक तो हमने पढ़ लिया शुक्र, और पृथ्वी के सबसे दूर पूछा जाए तो इसमें भी नेपच्यून ही उत्तर आएगा, यानी वरुण, ये याद रखिए। अगला है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। देखो जब बृहस्पति बताया था सबसे बड़ा, उस समय मैंने बता दिया था, तो यहाँ भी बता देता हूँ। तो सौर मंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है वो क्या है, बुध है। ये बुध भी दे सकता है, अगला मरकरी भी दे सकता है। तो ये आपको याद रखना है। तो बुध सबसे छोटा और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अब देखिए इसके बाद किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं। देखो एक बात ध्यान में रखिए, दो बातें आपको याद रखना है कि किस गति के कारण। तो गति देखिए इसमें पहला देखा घूर्णन, परिक्रमण, भ्रमण, ये सभी देखिए, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। घूर्णन, परिक्रमण और भ्रमण, ये आपको अच्छे से याद रखिए। देखिए अब इसमें घूर्णन दे दिया, घूर्णन मतलब घूमना, परिक्रमण, परिक्रमा। देखो एक तो है परिक्रमण, दो चीज़ें हैं इसमें, परिक्रमण, और एक है परिभ्रमण। ये दो वर्ड आपको याद रखना है। देखो परिक्रमा, आप इस बात को अच्छे से याद रखिए, परिक्रमा मतलब चारों ओर किसी भी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाना। देखो मंदिर में परिक्रमा की जाती है, ना कि परिभ्रमण। परिक्रमा मतलब ये कोई चीज़ है और इसके चारों तरफ चक्कर लगाना, ये तो है परिक्रमण। और परिभ्रमण का मतलब जो भ्रमण, ये इसका मतलब ये है कि बस इसी एक जगह एक अक्ष पर खड़े होकर के इस तरह से घूमना, तो वो क्या है,
परिभ्रमण, और परिक्रमा यानी चारों ओर चक्कर लगाना। तो जो इसका ऋतुएं बता रहा है ये, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि दो प्रकार देखिए, तो दिन रात वो दैनिक गति होती है, दैनिक गति से तो होते हैं दिन रात, और वार्षिक जो गति है उसमें आपको याद रखिए यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसमें होता है ऋतुएं। तो इसमें गति के कारण ऋतुएं जो मौसम परिवर्तन होता है वो तो होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाती है पृथ्वी, ये सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है पृथ्वी, तो इस तरह से चारों ओर चक्कर को क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे, याद रखिए परिक्रमण। तो किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं, परिक्रमण। परिक्रमण को वार्षिक गति भी कहते हैं, याद रखिए वार्षिक गति, क्योंकि ये परिक्रमण सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन ये समय लेती है। तो इस तरह से परिक्रमण हुआ। अगला है किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, देखो ये आ गया। तो पृथ्वी पर जो दिन रात होता है वो मैंने बताया दैनिक गति बोलिए या घूर्णन गति। अब इसमें देखो भ्रमण आ गया, ये इसको परिभ्रमण लिखना था, क्या लिखना था, परिभ्रमण। तो घूर्णन तो मतलब घूमना है, तो इसमें क्या जाए भ्रमण गति, तो परिभ्रमण ये शब्द आता है इसमें सही। तो ये दिन रात होता है यानी एक जगह घूमती है अपने अक्ष पर। पृथ्वी दो प्रकार से घूमती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, एक सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो अपने अक्ष पर घूमती है वो तो 24 घंटे में चक्कर पूरा कर लेती है, और सूर्य के चारों ओर घूमती है उसमें 365 दिन लगाती है। तो खुद का चक्कर 24 घंटे में, तो उसमें दिन रात बनते हैं, और 365 दिन में जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसमें ऋतुएं बनती है, मौसम बनता है। तो इस तरह से वो आपको याद रखना है। आगे देखो, इससे आगे अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखिए, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं। देखो दिन रात, ये आप अच्छे से याद रखिए कि दिन रात कहाँ बराबर होते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें प्रश्न है दिन रात कहाँ बराबर होते हैं। तो दिन रात बराबर कहाँ होते हैं, देखिए दिन रात जो है आप याद रखिए। तो देखो इसमें दे रखा है कर्क रेखा, एक इसमें दे दिया होगा मकर रेखा दे दिया होगा कि दिन रात कहाँ बराबर होते हैं, और एक इसमें दे दिया विषुवत रेखा, और एक ध्रुव पर दे दिया। देखो आप याद रखिए कर्क रेखा पर दिन रात, देखो पृथ्वी को हम ये मानते हैं कि गोलाकार है पृथ्वी, और पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा, आप अच्छी तरह याद रखिए। इसके ऊपर 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है ये मकर रेखा है। अब दिन रात बराबर कहाँ होंगे आपको अच्छे से याद रखना है कि देखो सूर्य जब कर्क रेखा पर होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कर्क रेखा होगा तो ये ऊपर वाला जो भाग है ना, ऊपर वाला भाग ये है उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ अगर होता है तो उत्तरी गोलार्ध में बड़े दिन होंगे यहाँ, और यहाँ होता है तो क्या दक्षिणी गोलार्ध में बड़े दिन होंगे। लेकिन अगर बीच में है सूरज यानी विषुवत रेखा पर, तो निश्चित रूप से विषुवत रेखा पर यदि सूर्य है तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस तरह से आपको याद है कर्क रेखा पर नहीं, यानी बीच में होगा तभी तो बराबर प्रकाश होगा। तो बीच की रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं इसको। तो इस तरह से इसका उत्तर आएगा क्या, विषुवत रेखा। तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, इसमें लिखना था ये दिन रात कहाँ बराबर हो, विषुवत रेखा पर जब सूर्य हो। तो ये आपको याद रखना है। ये कब होता है, देखो ये साल में 2 बार आपको याद रखना है। एक तो इसमें कब कब होता है, इसमें होता है 21 मार्च, ये अच्छे से तारीख याद रखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन ऐसे होते हैं, इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, यानी भूमध्य रेखा पर होता है, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोल सकते हैं। और इस दिन पूरी पृथ्वी पर 21 मार्च और 23 सितंबर इन दोनों दिनों जो दिन है वो बराबर होता है, दिन रात की अवधि बराबर होती है, यानी छोटे बड़े नहीं होते। यह आप अच्छे से याद कर लेना। इससे आगे देखिए पृथ्वी का अगला क्वेश्चन है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी। देखो अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांश और देशांतर भी हम एक टॉपिक अलग से बनाऊंगा मैं। तो इसमें अक्षांश क्या होते हैं, देखो इस तरह ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष जो रेखाएं खींच रही है यानी पड़ी रेखाएं, वो सारी अक्षांश रेखाएं हैं। और इसी के ऊपर आपने देखा होगा इस तरह से ये जो खड़ी रेखाएं हैं ग्लोब पर, ये जो खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी पूछ रहा है अपने को, तो 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है, कितनी है। और 2 देशांतरों के बीच पूछा जाए तो भूमध्य रेखा पर नापा है 111.32 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से जो अक्षांश रेखाएं होती हैं यानी
पड़ी रेखाएं, उनके बीच की दूरी सबकी बराबर होती है और वो कितनी होती है 111, यानी दो रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। किसके बीच? अक्षांश रेखाओं के बीच। जैसे भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर ये रेखा, इस तरह से रेखाएं हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये जो इस तरह से पड़ी रेखाएं, ये भूमध्य रेखा हो गई, तो ये कितनी संख्या होती है इनकी, तो आपको याद रखना है। ये भूमध्य रेखा, तो इसमें 90 तो इधर हैं और 90 इधर हैं और बीच में के, तो कितनी होगी 181 होगी। टोटल कितनी होगी 181। और देशांतर रेखाओं कितनी होगी 360। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखें, यदि गलोब पर ये रेखाएं हम देखेंगे तो 179 मिलेंगी। ये 179, कारण है इसका 2 कम क्यों हो गई, क्योंकि जब गलोब पर ग्लोब का जो बाह्य रेखा है ना वो खुद गलोब ही हो जाता है, हमें खींचना नहीं पड़ता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगली बात देखिए, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह, पृथ्वी का जो उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, और चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है। तो चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है किसका? पृथ्वी का, ये याद रखना। और एक बात ध्यान में और रखिए कि उपग्रह के लिए भी चंद्रमा शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई ये कहे चंद्रमा, चंद्रमा के लिए यानी किसी भी उपग्रह के लिए चंद्रमा शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा है, यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके बाद निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते? दोबारा आ गई ये बात, क्योंकि उस समय विषुवत रेखा पर, तो विषुवत रेखा पर मैंने बताया था 21 मार्च और 23 सितंबर, ये जो दिन है 21 मार्च मासी, तो मार्च में 21 और 23 सितंबर, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य विषुवत रेखा पर होता है। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको याद रह जाएगा। इसके बाद देखो, चंद्रमा होता है तब, चंद्रग्रहण, सॉरी, चंद्रग्रहण कब होता है? तो चंद्रग्रहण आपको याद रखना, चंद्र ग्रहण, देखो चंद्र ग्रहण होता है और एक क्या होता है? सूर्य ग्रहण। इसको मैं अच्छे से बता दूं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी ये। देखो, चंद्र ग्रहण में और सूर्य ग्रहण में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि चंद्र ग्रहण, जैसे देखो मैं बता रहा हूं आपको कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, ये ध्यान में रखना। ये चंद्रमा है, इसके पास खुद का प्रकाश नहीं है। ये जो सूर्य है, इसका प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा, इसका प्रकाश पड़ेगा तब ये चमकता हुआ दिखाई देगा। ये आप अच्छे से याद रखिए कि ये सूरज है, यानी सन है, ये सन, तो सन का प्रकाश किस पर पड़ रहा है? चंद्रमा पर। चंद्रमा तभी चमकेगा यदि चंद्रमा पर इसका प्रकाश नहीं पड़ेगा, यानी आप ये देखिए अंधेरे में शीशा रखा हुआ है, अगर उस पर टॉर्च का प्रकाश पड़ेगा तो वो चमकता हुआ दिखाई देगा, अन्यथा वो दिखेगा नहीं। तो चंद्रमा में ठीक ऐसी बात है कि चंद्रमा जो है उसका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए ध्यान से, तो चंद्रमा जो है सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अब सूर्य के चारों ओर हमने पढ़ा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो कई बार पृथ्वी जो है चक्कर लगाती इन दोनों के बीच में आ जाएगी। तो सूरज का प्रकाश कहाँ पड़ना चाहिए था? चंद्रमा पर, नहीं पड़ा, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ गई? पृथ्वी आ गई, यानी सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ने दिया। इस तरह से चंद्र का प्रकाश नहीं पड़ा, और चंद्रमा का प्रकाश नहीं पड़ना ही क्या है? सूर्य ग्रहण न चंद्रग्रहण। तो यानी चंद्रमा लुप्त हो जाए, तो चंद्रमा को ढक लिया किसने? पृथ्वी ने। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो क्या स्थिति होगी? सीधी सी बात है, क्या होगी? चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देने की स्थिति को ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इसमें देखिए उत्तर क्या होगा? चंद्र ग्रहण कब होता है? हमने क्या पढ़ा कि सूर्य और चंद्रमा इसके बीच क्या जाए? पृथ्वी। तो क्या पहला क्या बोला? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच क्या जाए? नहीं, सॉरी गलत है, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा नहीं आया है, ये गलत है, ये नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर तो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इस स्थिति में। इसमें क्या है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हो, ये बात भी नहीं है। अगला है पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आता है, ये भी नहीं है। तो क्या होगा इसमें? पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा के बीच, हाँ ये बात आई ना, पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा के बीच, यानी सूरज और चंद्रमा। देखो सूरज का प्रकाश सीधा चंद्रमा पर पड़ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही बीच में क्या जाएगी? पृथ्वी आ जाएगी, तो इसको क्या रोक देगी? वो रोक देगी। देखो ध्यान से कि सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ा, बीच में क्या आ गई? ये क्या आ गई? पृथ्वी आ गई। तो इस तरह से पृथ्वी अगर बीच में आ गई सूर्य चंद्रमा के, तो चंद्रमा नहीं चमकेगा। तो सीधी सी बात, कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर है तो निश्चित रूप से आपको यह प्रश्न आ जाएगा।
अगला प्रश्न इसी तरह सूर्य ग्रहण का। सूर्य ग्रहण में भी आपको ये याद रखना कि सूर्य ग्रहण का मतलब ये होता है कि देखो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं दिखाई दे, ये पृथ्वी है, क्या है ये पृथ्वी यानी अर्थ, ई से कर देते हैं इसको, तो अर्थ पृथ्वी। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने पढ़ा कि सूर्य के चारों ओर तो पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। तो चंद्रमा इस तरह चक्कर लगाता लगाता और सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो इस तरह सूरज का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर तो पड़ रहा है लेकिन पृथ्वी पर नहीं पड़ रहा है, यानी सूरज को ढक लिया किसने, चंद्रमा में। तो यहाँ क्या परिभाषा बन के आएगी, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए, यानी सूरज का प्रकाश कहाँ पड़ना चाहिए था, पृथ्वी पर, और उसको रोक किसने दिया, चंद्रमा ने। तो ये तो छोटी सी बात है, यानी सूर्य ग्रहण करना तो सूर्य का प्रकाश रोक दो, चंद्र ग्रहण करना तो चंद्रमा का प्रकाश रोक दो। तो देखो ये परिभाषा किसमें, वो देखो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या जाए, चंद्रमा। ठीक है, तो देखो सूर्य और पृथ्वी व चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के बीच आता है। देखो आप ध्यान से क्या कर रहा है ये, सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के बीच आता है, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, ये तो बात बिल्कुल नहीं हुई। दूसरा है सूर्य पृथ्वी व चंद्रमा के बीच एक सीध में होते हैं, एक सीध में। अगला है सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। सूर्य और चंद्रमा के बीच, ये भी नहीं हुआ। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, ये बात बनेगी इसमें डी वाला, कि सूर्य और पृथ्वी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ना चाहिए, पृथ्वी पर, और चंद्रमा बीच में पाछा लगाएगा तो क्या होगा, सूर्य दिखाई नहीं देगा पृथ्वी से, और दिखाई नहीं देने की स्थिति को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, ये आपको याद रखना है। एक बार इसको अभ्यास आप करके देख लेना अपनी कॉपी में, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है। देखो मध्य रात्रि का सूर्य, तो हमने बार बार ये पढ़ा है ये प्रश्न कि मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो कहाँ दिखाई देता है, ये बहुत बार हमने प्रश्न पढ़ा है। तो देखो कहाँ है इसमें, आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र, नॉर्वे में, ये सभी। तो देखो हमने पढ़ा कि मिडनाइट सन नॉर्वे को कहते हैं, लेकिन ये सही है बिल्कुल। आर्कटिक जो क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव है, अंटार्कटिक यानी दक्षिणी ध्रुव है, इसमें भी अर्धरात्रि को कुछ समय के लिए सूर्य दिखाई देता है। तो इसमें बिल्कुल याद रखना ये सभी आएंगे। तो आर्कटिक क्षेत्र यानी उत्तरी ध्रुव है, अंटार्कटिक क्षेत्र यानी दक्षिणी ध्रुव है, और नॉर्वे, इन तीनों में ही मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की जो, ये पृथ्वी की संरचना से संबंधित प्रश्न आ गया है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो देखो इसमें मेंटल दे दिया, क्रोड दे दिया, भूपरपटी, यानी भूपरपटी या क्रस्ट कहते हैं, याद रखिए। ऊपरी परत भूपरपटी या क्रस्ट है, जो कि सियाल से बनी है, SiAl, यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से ये बना है। तो ये याद रखना, भूपरपटी या क्रस्ट, या जिस पर हम रहते हैं इसको कहते हैं भूपरपटी। और ये नीचे तक 34 किलोमीटर की मोटाई है इसकी, 34 किलोमीटर नीचे तक जाएंगे, भूपरपटी ही कहेंगे उसको। तो ये आपको अच्छे याद रखना है कि ऊपरी जो परत है जिस पर हम रहते हैं, मकान बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, उसको भूपरपटी या क्रस्ट कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा किस तत्व की मात्रा है, सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है इसमें। तो आपको याद रखना, देखिए सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, कितना, 46% है, याद रखना 46% जो है वो ऑक्सीजन है, याद रखना सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, याद रखना ये क्या है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें, उसके बाद 2 नंबर पर एल्यूमिनियम और तीसरा नंबर पर लोहा, ये 8% है एल्यूमिनियम, और लोहा कोई 5 लिख देता है, कोई 6% लिख देता है। तो इस तरह से ये है, लेकिन 46% क्या है, ऑक्सीजन है। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है। देखो खनिज तेल एवं कोयला, ये आ गया चट्टानों संबंधित क्वेश्चन। तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, ये चट्टानों के नाम हैं। 3 प्रकार की चट्टानें हैं कि आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो खनिज तेल जो है वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान, याद रखना अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान जो परतदार होती हैं, इनमें जीवाश्म होता है, और इन्हीं में खनिज तेल और कोयला पाया जाता है। ये आपको अच्छे से याद करना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारा, वनस्पति एवं जीव जंतुओं को जीवाश्म कैसे चट्टानों में पाया जाता है। देखो ये आ गए ना, वनस्पति एवं जीव जंतु को, क्योंकि परतदार जो चट्टान होती है वो कौन सी, अवसादी है, इसी में तेल। देखो जो खनिज तेल है इसके बारे में ये बताया जाता है, जो समुद्र था वो उथल पुथल के कारण, और ये इस तरह से समुद्री जीव जो है वो दब गए, और उनमें रासायनिक क्रिया के कारण क्या हुआ कि खनिज तेल बना। तो खनिज तेल वनस्पति जीव जंतु से बना है, तो अवसादी चट्टानों में ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे पढ़ते हैं। देखिए
23 के बाद में 24वां जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए आप। तो 24वां जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। देखिए सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी नहीं पूछ रहा है, ज्वालामुखी पर्वत पूछ रहा है, याद रखिए। तो सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है, देखो पहला दे दिया एकांकागुआ, किलिमंजारो, कोटोपैक्सी, इक्वेडोर, मोनोलावा। इसमें सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत याद रखना कोटोपैक्सी इक्वेडोर। तो कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है ये, कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ये याद रखना आप। एकांकागुआ के बारे में आपको याद रखिए सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है, एकांत में जो आदमी रहता है वो शांत रहता है, तो एकांकागुआ शांत ज्वालामुखी है, याद रखना। कोटोपैक्सी इक्वेडोर सबसे ये ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, इस पर बहुत सारे ज्वालामुखी निकलते हैं। अगला प्रश्न है देखिए अपना, भूकंप की तीव्रता माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है। तो भूकंप की जो तीव्रता है जो उसको मापने के लिए आता है सिस्मोग्राफ, याद रखना सिस्मोग्राफ, और इसमें रिक्टर स्केल की सहायता से, इसकी सहायता से, लेकिन जो यंत्र का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ है। तो इसमें बिल्कुल उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन बी है इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसमें सिस्मोग्राफ उत्तर हो जाएगा। तो भूकंप की तीव्रता ये आपको याद रखना है। एक भूकंप से संबंधित मैं बात बता रहा हूँ आपको कि भूकंप जो है, उस भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो है रेडोन गैस। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, रेडोन गैस की जो मात्रा बढ़ जाती है भूकंप आने से पहले। एक बात और है भूकंप से संबंधित, इसमें भूकंप अपना जो अपने राजस्थान भारत में जो हिमालय का तराई क्षेत्र है वो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रभावित है, यानी इससे, और कच्छ भुज का क्षेत्र ये सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी बार पूछा इसने कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये जो उत्तर आएगा वो आएगा सबसे ऊंचा, इसमें किलिमंजारो, चिमराजो, स्लाइड कैलिपर्स, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा, अपन लिख लेंगे। इसमें ऑप्शन आएगा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजेस डेल सलाडो, ये आप लिख लेना भैया, इसमें ओजेस डेल सलाडो, ये आपको अच्छे याद रखना। ओजेस डेल सलाडो ये एंडीज पर्वतमाला में है जो दक्षिणी अमेरिका में है। तो ओजेस डेल सलाडो ये आपको याद रखना है सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे अगला क्वेश्चन है 27वां कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं, एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये आप याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है और ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, सबसे छोटा महाद्वीप क्या है, ऑस्ट्रेलिया ही है, आपको अच्छे याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार। देखिए बहुत अच्छा बात है ये, विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जो पठार है वह तिब्बत का पठार। कौन सा है, तिब्बत का पठार। और एक पठार है विश्व की छत कहा जाता है, वो है पामीर का पठार। तो तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है और वो विस्तृत है सबसे। विश्व की सबसे गहरी झील, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे गहरी झील जो है वो बेकाल झील है, बेकाल। तो ये है साइबेरिया क्षेत्र है। देखो साइबेरिया जो क्षेत्र है उसमें है ये बेकाल झील। तो साइबेरिया क्षेत्र जो है रूस का है, साइबेरिया। साइबेरिया कौन सा क्षेत्र है ये आपको याद रखना है। ये जो साइबेरिया है ये बीच में रुक गया, देखिए। तो आपको याद रखना है जो बेकाल झील है साइबेरिया। साइबेरिया क्षेत्र क्या होता है वो आपको अच्छे से याद रखना कि साइबेरिया रूस जो यूरोप महाद्वीप में है उसको याद रखना। यूरोप और एशिया, यूरोप का कुछ भाग एशिया में भी आता है, तो उस भाग को हम साइबेरिया कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए साइबेरिया जो क्षेत्र है उसमें ये सबसे गहरी झील जो है बेकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, देखो बड़ी झील, ये देखिए इसमें दे दिया कि बड़ी झील के लिए एक दे दिया इसने सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बेकाल झील और टिटीकाका। तो सबसे बड़ी जो झील है वो याद रखना है, मीठे ताज़ा जल की जो झील है वो है सुपीरियर झील। सबसे बड़ी झील ये सुपीरियर झील है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो, अगर खारे पानी की पूछे तो कैस्पियन सागर जो है वो सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, कैस्पियन सागर। तो ये अपने मीठे जल की झील है सुपीरियर झील, और सबसे खारी झील है कैस्पियन सागर। ये गहरी झील है, ये आपको याद रखना है। ये सबसे ऊंचाई पर टिटीकाका, ये याद रखना है।
नौकायन झील है ये। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो मीठे पानी किसने पूछ लिया, इसका मतलब ये खारे पानी की पूछ रहा था। तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, अब कैस्पियन सागर अपने को उत्तर करना है, क्योंकि सबसे बड़ी झील का बड़ी मीठे पानी के अलग से दे दिया। तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है, लेकिन यदि मीठे पानी की दे दिया जाए तो फिर अपने को क्या करना है, ये आपको याद रखना, सुपीरियर झील ये अमेरिका में है, तो ये उत्तरी अमेरिका में है। तो ये सबसे बड़ी मीठे ताज़ा जल की झील है सुपीरियर। तो अमेरिका क्या है, सब सुपीरियर है ना, सुपर पावर है। तो इस तरह आपको याद रह जाएगा ये। आगे देखो, अगला जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अब फिर आ गया इसने। तो सबसे बड़ी खारे पानी की वो तो नॉर्मल दे दी इसने, तो ये कैस्पियन सागर आएगा। क्या आएगा, कैस्पियन सागर आएगा। तो कैस्पियन सागर जो है ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी, देखो ये भी आ गया इसने, सबसे ऊंची झील कौन सी है। इसमें जो जो प्रश्न आगे देखिए, इसमें वोन झील दे रखा है, चिल्का झील, कैस्पियन सागर और ये टिटिकाका, इन सब के बारे में बता दूंगा आपको कि सबसे ऊंची झील तो है टिटिकाका। कौन सी है, टिटिकाका। आपको याद रखना सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका, जो नौकायन झील है ये टिटिकाका, याद रखना, काका ऊंचाई होता है। वान झील ये तुर्की में है, ये सबसे खारी झील है, बड़ी नहीं है ये, खारेपन में सबसे बड़ी ये है। इसके बाद चिल्का झील ये उड़ीसा में है, ये भारत की खारे पानी की झील है, याद रखना। और कैस्पियन सागर जो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची पूछी है तो टिटिकाका आएगा इसमें उत्तर। तो उत्तर क्या आ जाएगा, टिटिकाका। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप, तो ये आपको याद रखना कि सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा है, ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। एक प्रश्न इसमें और बना रहे हैं हम कि सबसे बड़ा, अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप समूह, अगर ये क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो फिर आप क्या करोगे, इंडोनेशिया करोगे। याद रखना ये क्या करोगे, इंडोनेशिया। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ सिर्फ बड़ा द्वीप पूछा तो ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा द्वीप समूह यानी छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ द्वीप वो इंडोनेशिया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 35वां जो हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महादेश, सबसे छोटा महादेश, महादेश बोलिए या महाद्वीप एक ही बात है। देखो देश तो महाद्वीप को महादेश कहा जाता है, तो महाद्वीप या महादेश सबसे छोटा पूछा है। तो सबसे बड़ा भी हम यही बता देंगे। तो सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, क्या उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखना। कौन सा महाद्वीप बड़ा है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो क्या है, एंडीज, एंडीज पर्वतमाला। देखो एंडीज और रॉकीज ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। रॉकीज को रॉकी भी लिख सकते हैं, रॉकीज भी, और एंडीज, ये आपको याद रखना है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें संबंधित कि रॉकीज और एंडीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऊपर तो है उत्तरी अमेरिका और नीचे जो है वो क्या है, दक्षिणी अमेरिका, ये आपको याद रखना है। तो देखो एक में रॉकीज है, एक में एंडीज है। तो रॉकीज जो है ना ये तो है उत्तरी अमेरिका में। आप कैसे याद करो, एंडीज यानी एडी जो है ना हमारी वो नीचे की तरफ होती है यानी दक्षिणी भाग में। तो दक्षिण में जो है वो एंडीज पर्वतमाला हो गई, यानी दक्षिणी अमेरिका में एंडीज कहाँ हुई, दक्षिणी अमेरिका में। और उत्तरी अमेरिका में क्या हुई, रॉकीज। तो इस तरह से आप अच्छे से याद कर सकते हो। अब देखो इससे आगे चलते हैं हम। 37वां जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है, वो याद रखना आपको, ये सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका में है। सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ये याद रखना है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार, देखो ये हमने पढ़ा है कि पृथ्वी इस तरह से करते हैं। तो इसमें देखो 3 भागों में जल है और 1 भाग में जो है क्या है, स्थल भाग है। तो ये याद रखना है कि जलमंडल जो है तो 71% भाग पर तो क्या है, स्थल भाग है। 71% पर स्थल है, सॉरी जल है, 71% पर क्या है, जल है। और इस तरह से 29% भाग पर क्या है, स्थल है। तो यहाँ पूछा इसने, क्या पूछा है, जलमंडल। तो जलमंडल कितने भाग पर है, 71% पर है। यह अच्छे से याद रखिए, 71% भाग पर पानी है और 29% भाग पर क्या है, थल भाग यानी स्थल जमीन जिसमें पहाड़ वगैरह सब कुछ आ गया। तो वो कितने पर है, 29% पर थल है और 71% पर क्या है,
जल है। अब आप कहोगे सर जल की कमी है और जल इतना बता रहे हैं, ये जल जो है पीने योग्य नहीं है, समुद्री पानी के रूप में है जो बिल्कुल खारा है, ये याद रखना आपको। आगे देखो, ये हो गया सबसे बड़ा महासागर। देखो महासागर जो है वो 5 महासागरों में सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, याद रखना। प्रशांत महासागर ऐसा आकृति का ये, तो प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा महासागर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। आगे देखो, विश्व का सबसे गहरा गर्त, सबसे गहरा जो गर्त है वो कौन सा है, वो आपको देखना है। सबसे गहरा गर्त, गर्त का मतलब गड्ढा, ये याद रखना है। तो गहरा जो गर्त है वो देखिए कौन सा है। देखिए इसमें सुंडा पर्वत दे दिया, प्यूर्टो रिको दे दिया, मेरियाना ट्रेंच। सबसे गहरा गर्त है जो एशिया महाद्वीप में मेरियाना ट्रेंच, ये 11,022 मीटर गहरा है, इतना गहरा है, यानी लगभग 11 किलोमीटर हो गया। तो मेरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे गहरा है, या मेरियाना गर्त, ये आपको याद रखना। मेरियाना या मारियाना लिख दिया इसने। तो 11,022 मीटर गहरा है। आगे देखो, अगला, समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा, इसमें NaCl दे रखा है इसने, सोडियम क्लोराइड की जगह इसने क्या दे दिया, NaCl, एक ही बात है। तो समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का ही सूत्र क्या बनता है, NaCl। तो NaCl, तो इस समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में, तो क्या उत्तर हो जाएगा, NaCl, यानी क्या हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड है। अब इसके बाद देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखिए, उच्च ज्वार की घटना कब होती है। देखो उच्च ज्वार, जो उच्च ज्वार आते हैं वो आपको याद रखना। देखो इसमें दे दिया कि अमावस्या और पूर्णिमा, बिल्कुल सही बात है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार आते हैं, ये याद रखना आप। उच्च ज्वार जो है वो अमावस्या और पूर्णिमा को आते हैं, ये याद रखना है। तो अमावस्या को भी और पूर्णिमा को भी, तो अमावस्या और पूर्णिमा एक सिद्ध में होने के कारण, तो इस तरह से ये, तो ए और बी दोनों ये ऑप्शन आएगा। अब देखो इसके बाद ऊंचे ज्वार हो गए, और एक प्रश्न और बताता हूँ, सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं फंडी की खाड़ी, अमेरिका, फंडी की खाड़ी, सबसे ऊंचे ज्वार फंडी की खाड़ी। तो फंडी की खाड़ी अमेरिका में जो है सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, पूरे विश्व में फंडी की खाड़ी में आते हैं सबसे ऊंचे ज्वार, ये आपको याद रखना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, ए और बी दोनों। पाक जल संधि किसको जोड़ती है, पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य बोलिए या पाक जल संधि बोलिए, की बात है। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना, कभी गलती मत कर देना, पाक जल संधि भारत पाकिस्तान के बीच मत कर देना। इसमें तो ये दे दिया, तो ये जो जल संधि है ये भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके बीच है, ये तो पहले याद रखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है क्या, पाक जल संधि, भारत श्रीलंका। अब देखिए इसमें भारत श्रीलंका के बीच है, तो देखो इसमें दे दिया अंडमान सागर चीन सागर, नहीं, बिल्कुल नहीं है, गलत बात। जवा सागर हिंद महासागर, बिल्कुल गलत। मन्नार एवं बंगाली खाड़ी, मन्नार एवं बंगाली खाड़ी, और कच्छ एवं खंबात की खाड़ी। तो देखो ये जो है पाक जल संधि, ये मन्नार खाड़ी में है, ये मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार खाड़ी तो इधर बंगाली खाड़ी में तो पड़ता है। तो पाक जल संधि जो है ये मन्नार की खाड़ी और बंगाली खाड़ी के बीच में ये स्थित है, पाक जल संधि, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद देखिए लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर को द्वारा जुड़ा जाता है। देखिए तो लाल सागर और भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर जो आपस में जुड़े हुए हैं किस नहर के कारण, तो वो है स्वेज नहर, याद रखना। कौन सी, ये मिस्र में है। तो स्वेज नहर, लाल सागर, एक लाल सागर है और एक भूमध्य सागर है, इनके बीच एक नहर बनाई गई, तो ये व्यापारिक मार्ग भी बना दिया। तो स्वेज नहर ने इन दोनों को जोड़ दिया। तो इन दोनों को जोड़ने वाली कौन सी नहर है, स्वेज नहर। अगर इस प्रश्न को दूसरी तरफ से पूछ लिया जाए कि लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर दूर करती है, अलग करती है, तो वो भी स्वेज नहर ही उत्तर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, इसके बाद देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी, ये देखिए सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी, ठीक है। तो ये सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। ये अफ्रीका में नील नदी, और ये मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, याद रखिए। सबसे लंबाई में सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, सबसे लंबी नदी है नील, ये आप अच्छे से याद रखिए।
आगे देखो, इसके बाद है बगदाद किस नदी के, बगदाद क्या है, इराक की राजधानी है ना बगदाद। तो इस तरह से ये टाइग्रिस या टिग्रिस नदी लिख दिया इसने, एक ही बात है, टाइग्रिस या टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है बगदाद। ठीक है, तो ये बगदाद किस नदी किनारे है, टाइग्रिस या टिग्रिस नदी, एक ही बात है। आगे देखो, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा, भारत का यदि पूछा जाए तो जोग या गरशोपा जलप्रपात सबसे ऊंचा है, 920 मीटर ऊंचा है ये भारत वाला। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखिए इसमें क्या दे दिया, गरशोपा, ये तो भारत का है। उंडरू का कोलत, तो इसमें दे दिया एंजिल जलप्रपात। तो ये जो जलप्रपात है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल, कौन सा जलप्रपात है इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कौन सा है, ये एंजिल जलप्रपात जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल, याद रखना। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है, ये आपको याद रखिए। तो इसमें आप देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जलवाष्प है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% है, यानी 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में, याद रखना। और लगभग 21% है ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा आ जाएगी इसमें वायुमंडल में। और अभी अभी हमारे एक क्वेश्चन आया था, वो आया था भूपरपट्टी पर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो ऑक्सीजन 46% किया था। लेकिन ये वायुमंडल की पूछ रहा है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी, देखो वायुमंडल की जो परतें हैं हमें पता है कि क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, फिर ओजोन मंडल है, फिर इस तरह आयन मंडल है, फिर बहिर्मंडल है। तो सबसे निचली जो परत है वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को संवहनीय मंडल भी कहा जाता है, क्षोभ मंडल को निचली परत भी कहा जाता है, क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहा, अधो का मतलब ही क्या है, नीचा ही होता है, तो निचली परत ही होता है, तो क्षोभ मंडल कहा जाता है। सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। परिवर्तनीय मंडल इसलिए कहा जाता है कि जो भी वायुमंडल संबंधित परिवर्तन होते हैं, तो गर्मी, सर्दी, वर्षा वगैरह सब कुछ ये भी क्षोभ मंडल में होते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय मंडल भी कहा जाता है। आगे देखो, इसके बाद देखिए, तो वायुमंडल किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी, देखो जैसे बादल बनना, बिजली कड़कना, बरसात, आंधी, तूफान, चक्रवात, ये जो सब चीज़ होते हैं वो क्षोभ मंडल में होते हैं, ये आपको याद रखना। क्षोभ मंडल यानी पृथ्वी के तल से लेकर के ऊपर 16 या 18 किलोमीटर, कहीं 16 कहीं 18 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। तो जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन इसी में होते हैं, इससे ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता। इससे ऊपर जैसे हम जाते हैं तो उसमें वायुयान उड़ान के लिए वो सबसे आदर्श परत मानी जाती है, कौन सी परत, समताप मंडल, क्योंकि उसमें समान तापमान रहता है, ये आपको याद करना है। आगे देखो, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है अगला वो देखिए कौन सा है, 51वां जो क्वेश्चन है वो देखिए, ओजोन परत किस वायुमंडल में परत में पाई जाती है, ओजोन परत। देखो ओजोन जो परत है पृथ्वी के सुरक्षा कवच कहा जाता है इसको, ये याद रखना है। डोब, इसकी मोटाई मापने डोब्सन इकाई, डॉब्सन इकाई जो है इसको मोटाई नापने की। और ये CFC गैसों के कारण इसका नुकसान होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के कारण। और ओजोन परत को क्या कहा जाता है, इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, पैरा बैंगनी जो किरणें हैं, पैरा बैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से ये रोकती है। तो ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, तो इसका उत्तर आपको होना चाहिए क्या, समताप मंडल से शुरू हो जाती है, किसमें, समताप मंडल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी समताप मंडल में शुरू हो जाती है ओजोन परत। इसके बाद देखो, वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें प्रवर्तित होती है, रेडियो तरंगें। तो रेडियो तरंगें दूर संचार के जो साधन हैं उनके लिए सबसे उपयोगी जो परत है वो परत कौन सी है, वो आपको याद रखना, आयन मंडल। यानी आयन मंडल के ही तो रेडियो तरंगें परावर्तित होती है आयन मंडल से, क्योंकि हम जो भी कुछ बोलते हैं वो आयन मंडल से ही परावर्तित होकर के वापस आता है। वायुदाब मापने का यंत्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो है बैरोमीटर। बैरोमीटर की सहायता से वायुदाब मापा जाता है। वायुदाब मापने का जो यंत्र है वो क्या है, वायुदाब मापने बैरोमीटर। अब देखो इसमें हाइग्रोमीटर, ये जल आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर, ये याद रखना है, क्या है, जो आर्द्रता है, नमी है, उसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर, नहीं कि हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। और बैरोमीटर क्या आएगा, वायुदाब मापने का यंत्र है। इससे आगे देखिए, वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र आ गए इसमें क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन वो आ जाते हैं आगे। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने का जो यंत्र है वो कौन सा, हाइग्रोमीटर है। देखो हाइड्रो और हाइग्रो अलग अलग है।
तो हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडल की आर्द्रता मापने का काम आती है। हाइग्रोमीटर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा कैसे करती है? देखो वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा से नहीं, वायु पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियो तत्वों से, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट यानी पैरा बैंगनी किरणें, ये याद रखें, पैरा बैंगनी जो किरणें हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? अल्ट्रा वायलेट किरणें कहा जाता है। इन किरणों को पृथ्वी पर आने से ये रोकती है, तो ये हमारे एक प्रकार से सुरक्षा कवच है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है। देखो चावल और गेहूं दोनों में आपको याद रखना है कि चीन सबसे आगे है। चीन सबसे आगे है, यानी चावल में भी और गेहूं में। विश्व में यदि भारत में हम बात करें तो भारत दोनों में ही, गेहूं में और चावल में दोनों में ही विश्व में दूसरे स्थान पर है भारत, ये याद रखना। अब इसके बाद देखो, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश। चाय का उत्पादक देश देखो भारत को माना जाता है, लेकिन कालांतर में अब चीन ने बड़ी बढ़त बना ली है और अब आएगा इसमें सर्वाधिक उत्पादक देश वो चीन है, ये आपको याद रखना है। खपत में यदि पूछा जाए तो भारत आज भी नंबर 1 है खपत में, यानी सबसे ज़्यादा उपयोग में लेने वाला भारत है, लेकिन चीन जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादक देश बन गया है। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या आएगा? चीन। ठीक है। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है केले का, तो केले का भारत है, ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा केले की वैरायटी में भी, केले के उत्पादन में भी सबसे आगे जो है वो क्या है? भारत देश सबसे आगे है। अब इसके बाद देखिए इसे अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक। विश्व में लौह अयस्क का सर्वाधिक जो उत्पादन कौन करता है? तो लोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है रूस, याद रखना। रूस जो है विश्व में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है। कौन सा? रूस देश। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कोयले का। देखो कोयले का बात आ गई तो कोयले का भी सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। चीन सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह दोस्तों ये 60 क्वेश्चन हो गए हमारे। टोटल क्वेश्चन 123 क्वेश्चन है। 123 बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में यानी पार्ट 2 में लेके आ रहा हूँ, भूगोल पार्ट 2 में। और आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो भी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं उसको बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले। और इसको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये आप गलती मत करना, क्योंकि आने वाले समय बहुत अच्छे प्रश्न मैं फिर लेके आ रहा हूँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।